आज ब्लैक एंड व्हाइट में सबसे पहले उस खतरे की बात करेंगे जिसकी बातें तमाम सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स तो करते ही रहते हैं, लेकिन उसका एहसास शायद अभी हमें है नहीं। इस बार करीब 2 महीने पहले जब पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की एक छोटी सी भिड़ंत हुई, तो भारत के लिए भी इसमें बहुत से सबक थे, कूटनीतिक तौर पर भी, रणनीतिक तौर पर भी और सामरिक तौर पर भी। इन पर विश्लेषण तो बहुत हुए हैं, लेकिन इन सब को लेकर पहली बार कोई आधिकारिक बात सामने आई है, और ये बातें कही हैं इंडियन आर्मी के डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने। जनरल राहुल ने आज जो बातें कही हैं वो देश को सावधान करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये भविष्य में भारत के युद्ध की दशा तय करेंगे, भारत की रणनीति तय करेंगे। आज आर्मी स्टाफ के डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह की तरफ से बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत एक बॉर्डर पर तीन दुश्मनों के साथ लड़ रहा था। पहले तो पाकिस्तान था ही जिससे सीधे युद्ध हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की मदद चीन और तुर्की भी कर रहे थे। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ये आरोप लगे थे कि पाकिस्तान की मदद चीन और तुर्की कर रहे थे, लेकिन अब इसकी डिटेल सामने आ गए हैं, जो कि खुद भारतीय सेना बता रहे हैं डिटेल में इन दोनों ही देशों ने पाकिस्तान की किस तरह से मदद की थी। जैसे कि चीन पाकिस्तान की सारी इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और इंटेलिजेंस की मदद कर रहा था। चीन ने पाकिस्तान को भारत के मिसाइल और एयरक्राफ्ट्स के मूवमेंट की पूरी जानकारी दी थी। पाकिस्तान को लगातार चीन से इनपुट मिल रहे थे कि भारत अब क्या करने जा रहा है। इंडियन आर्मी यह भी कह रही है कि चीन ने भारत पाकिस्तान के इस युद्ध को टेस्टिंग ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल किया, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को बहुत सी मिसाइलें भी दी थी जिनका उसने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ तुर्की था, जो कि पाकिस्तान का मुस्लिम बिरादर है। तुर्की ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की पूरी मदद की थी। भारतीय सेना के डिप्टी चीफ कह रहे हैं कि तुर्की ने पाकिस्तान को बैरक्तार ड्रोन तो दिए ही थे, लेकिन इस युद्ध के दौरान और भी तुर्की के ड्रोन्स की पहचान की गई है जो कि पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए। इसके अलावा तुर्की ने पाकिस्तान में अपने ट्रेंड लोग भी भेजे थे जो तुर्की के हथियारों को वहां से लॉन्च कर रहे थे। अब कहां कोई शक रह गया कि चीन और तुर्की खुलेआम पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। ये दोनों ही भारत के दुश्मन हैं, और इसीलिए आपको याद होगा कि जैसे ही भारत के साथ पाकिस्तान का सीज फायर हुआ, तुरंत शहबाज शरीफ ने अपने डिप्टी पीएम इशाक डार को चीन भेज दिया था। 10 मई को सीज फायर हुआ और 18 मई को इशाक डार चीन पहुंच गए थे। बिल्कुल ये थैंक यू कहने के लिए गए थे, और आपने भारत के साथ युद्ध के दौरान ध्यान रखा, हथियार दिया, सपोर्ट भी दिया, आपका शुक्रिया, बस यही कहने के लिए गए थे। और इसके बाद तो शहबाज शरीफ अपने दल बल के साथ उन मुस्लिम बिरादर मुल्कों की धन्यवाद यात्रा पर निकल ही पड़े थे। 25 मई को शहबाज शरीफ अपनी जिहादी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लेकर तुर्की की यात्रा पर गए थे। यहां से वो ईरान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान भी पहुंचे थे, लेकिन असल में तुर्की की ये यात्रा उनका शुक्रिया अदा करने के लिए की गई थी। जाहिर तौर पर यह मैसेजिंग देनी थी कि शुक्रिया, भारत के साथ युद्ध में आपने हमारा ध्यान रखा, ख्याल रखा। भारत यही तो सबको बता रहा है कि एक खतरनाक कॉकटेल बन रहा है पाकिस्तान, चीन और तुर्की का, खास तौर पर भारत के खिलाफ, और इससे सावधान रहने की जरूरत है। So few lessons that I thought I must flag as far as Operation Sindoor is concerned. Firstly, one border, two adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were two, and if I would say actually 4 or 3 actually. So Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% of the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. So it's no surprise. And China, of course, the good old dictum, killed by a borrowed knife, 36 stratagems that China talks about, killed by a borrowed knife. So he would rather use the neighbor to cause pain than getting involved in the mud slinging match on the northern border. So that is what he's seen. And another thing that China perhaps has seen is that he's able to test his weapons against, say, various other weapon systems that are there. It's like a live lab which is available to him. So it's a good, that is what is something we have to be very, very cognizant about. Again, Turkey also played a very important role in providing the type of support that was there. Bayraktar, of course, he's been giving from before. We saw numerous other drones also coming in.
landing in the face of war, during the war, along with trained sort of individuals who were there. अब सवाल है कि चीन ऐसा क्यों करता है, इससे उसे क्या हासिल हो रहा है। असल में चीन पहले तो भारत को अपना दुश्मन मानता है। चीन जानता है कि एशिया में उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर भारत ही है। वो भारत से सीधे अपनी स्पर्धा समझता है, इसीलिए वो पाकिस्तान को पुचकार कर रखता है, क्योंकि पाकिस्तान भारत का दुश्मन है। पाकिस्तान को उसने अपना गुलाम बनाकर रखा हुआ है। पहले तो बहुत ज्यादा कर्जा दिया हुआ है, इतना कि पाकिस्तान जन्मों जन्म तक उसका कर्जा नहीं चुका सकता। बदले में वो पाकिस्तान में अपना सी पैक बना रहा है, जिसका पाकिस्तान में भी विरोध हो रहा है। लेकिन भारत के खिलाफ चीन को एक फायदा यह भी मिलता है कि अगर कल को भारत के खिलाफ चीन का युद्ध हो तो उसके हथियारों की टेस्टिंग हुई रहे, और यही बात तो इंडियन आर्मी ने भी कही है। इसीलिए उसने पाकिस्तान को बहुत से हथियार दिए हुए हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती है कि 2020 से 2024 के बीच पाकिस्तान ने अपने 81% हथियार चीन से खरीदे हैं। इनमें J-10C और JF-17 फाइटर जेट्स शामिल हैं। JF-17 थंडर फाइटर जेट्स तो पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर बना भी रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास PL-15 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी चीनी ही है। पाकिस्तान को चीन का स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल सपोर्ट भी मिल रहा है। चीन ने पाकिस्तान को सैटेलाइट और रडार सपोर्ट भी दिया हुआ है। आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीन की एक मिसाइल भी दिखाई गई थी। ये एक नष्ट हुई मिसाइल थी जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया था। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए 4 दिन के युद्ध में चीन के कई हथियारों का इस्तेमाल किया था। ऐसे ही पाकिस्तान ने चीन की SD-10 PL-12 मिसाइल इस्तेमाल की थी, जो कि JF-17 से हवा में छोड़ी गई थी। इसके अलावा पाकिस्तान ने शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल जैसे कि PL-5, PL-8 और PL-9C भी इस्तेमाल की थी। ये सारी चीनी मिसाइलें थी, यानी कि चीन ने पाकिस्तान के बहुत से हथियारों से मदद की थी। लेकिन चीन पाकिस्तान की असली मदद भारत की टेक्निकल सर्विलांस की मुखबिरी करके दे रहा था। डिप्टी आर्मी का यहां तक कहना है कि DGMO की बातचीत जब चल रही थी तो पाकिस्तानी काउंटर पार्ट बाकायदा ये तक बता रहे थे कि आपका कौन सा एयरक्राफ्ट, कौन से मिसाइल कहां पर है, यानी कि पूरी सर्विलांस बताई जा रही थी। When the DGMO level talks were going on, Pakistan actually was mentioning that we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. So that is one place we really need to move fast and take appropriate action. I talked about electronic warfare, and need for robust air defense system is something, again, our population centers also need to be protected. Of course, as far as the other, we do not have the luxury like, we would have been seeing the way Israel, they have the Iron Dome and a number of other air defense features that they have. We do not have a luxury because our country is vast. So, and such things cost a lot of money. So we need to again look at innovative solutions. और यह बात तो खुद पाकिस्तान का रक्षा मंत्री बता चुका है। पाकिस्तान तो वैसे भी चीन की गुलामी में लगा हुआ है। पाकिस्तान असल में 2 नावों की सवारी कर रहा है, चीन भी और अमेरिका के भी। और 2 नावों की सवारी करने वाला हमेशा डूबता है, पाकिस्तान भी डूबेगा। लेकिन फिलहाल तो उसे दोनों ही हाथों में लड्डू चाहिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ये स्वीकार कर चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुए युद्ध के दौरान चीन ने उसकी बहुत मदद की थी और सैटेलाइट से भी भारत के सर्विलांस की जानकारी भी पाकिस्तान को लीक की गई थी। चीन की यह पूरी कोशिश रहती है कि वो भारत के साथ आमने सामने ना आए, क्योंकि वो सीधी लड़ाई लड़ने से बचता है। असल में चीन की एक देश के तौर पर जो पर्सनालिटी है उसमें बहुत कुछ झोल यानी कि बहुत कुछ खामियां हैं। ऐसे प्रोपेगेंडा वाली तस्वीरें तो चीन खूब चलाता है और दिखाता है, पूरी दुनिया को अपनी परेड दिखाता है। लेकिन असल में माना जाता है कि चीन में अंदर ही अंदर बहुत उबाल है, चीन में कुछ भी ठीक नहीं है। और इसकी वजह है वहां पर डेमोक्रेसी नहीं, ऑटोक्रेसी का होना, लोकतंत्र नहीं है, एक तरह की तानाशाही है। और अब माना जा रहा है कि शी जिनपिंग का दौर खत्म हो रहा है और अब पता नहीं कि शी के बाद चीन की कमान किसके हाथों में आती है। चीन में बगावत कभी भी हो सकती है, ऐसा दुनिया मानकर चलती है। चीन मैन्युफैक्चरिंग का बादशाह जरूर है, लेकिन यह भी माना जाता है कि उसकी बादशाहत को भी भारत और वियतनाम जैसे देश लगातार चैलेंज कर रहे हैं।
यही वजह है कि चीन भारत के खिलाफ काम तो करता है, लेकिन आमने सामने की लड़ाई से वो बचता है। हालांकि 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों में जो झड़प हुई थी, उसमें चीन को समझ आ गया था कि हिसाब दोनों तरफ बराबर है। उस लड़ाई में गोलियां नहीं चली थी, लेकिन भारत के 20 जवानों की शहादत हुई थी। चीन ने आज तक यह नहीं बताया कि उसके कितने सैनिक मारे गए, लेकिन कुछ रिपोर्ट से कहती है कि चीन को 45 से 50 सैनिकों का नुकसान हुआ था। और इसी के बाद कहा जाता है कि चीन को यह समझ में आया कि अगर आमने सामने का युद्ध हुआ तो मुश्किल हो जाएगी। चीन वैसे भी दुनिया पर राज करना चाहता है। उसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में दूसरे नंबर पर है, भारत से तो बहुत ऊपर है। कम से कम 6 गुने का फर्क है भारत और चीन की अर्थव्यवस्था के बीच में। लेकिन चीन जानता है कि सीधे युद्ध का मतलब है बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का नुकसान। इसीलिए वो प्रॉक्सीज के जरिए भारत से युद्ध करता है। कभी जमीन पर कब्जा करता है, कभी पाकिस्तान के आतंकियों को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से बचाता है, और कभी पाकिस्तान को हथियार देकर भारत पर वो हमला करवाता है। और अब और कौन सी थ्योरी है, अंजन आप बताइए। वैसे एक थ्योरी ये भी चलती है कि भारत पर पाकिस्तान का ये हमला चीन की भी सोची समझी साजिश थी। ये थ्योरी है कि चीन लगातार ये देख रहा था कि उसके मुल्क से बहुत सी कंपनियां शिफ्ट होकर भारत में अपना कारोबार लेकर आ रही थीं। इसीलिए वो भारत से बदला लेना चाहता था, और इसीलिए उसने पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ से पहलगाम का हमला प्लान करवाया। हम आपको बता दें कि ये सब थ्योरी ही है, लेकिन ये विश्वास करने योग्य है। इसीलिए जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो चीन को यह अनुमान पहले से था कि भारत भी जवाब देगा। उसने पहले से ही हथियारों से पाकिस्तान की मदद की हुई थी। हमले के बाद भारत के हथियारों और उपकरणों की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देने लगा। इसीलिए तो इंडियन आर्मी भी कह रही है कि हमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। और फिर जब पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए कहा तो भारत ने सीज फायर कर दिया, और एक बड़े ट्रैप में फंसने से भारत बच गया, क्योंकि चीन ये चाहता था कि भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध में उलझा रहे और ये युद्ध बड़ा हो जाए। When we reach a political military objective, we should try and put a stop to it. So a lot of naysayers say, why did we stop now? So war is easy to initiate, but it's very difficult to control. So I would say that was a very masterly stroke that was played to stop the war at an appropriate time. And this time, when the target engagement started, how we controlled the escalation, it was only the terrorist targets that were engaged in the first phase and information warfare. A message was sent that we have only engaged your militant targets, the terrorist targets, we would like to put an end to it. However, Pakistani side decided that no, they wanted to, come equal. They engaged our military targets. So in step 2 of the escalation, a very strong message was sent by engaging their military targets in a manner that on 10th of May, there was a message from the military operations, Pakistan, that they would want a ceasefire. मैं वॉर रुकवा दूंगा। दुनिया भर में ऐसा दावा करने से नहीं थकने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जवाब से नाखुश हो गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यूक्रेन के साथ फौरन युद्ध रोकने की डोनाल्ड ट्रंप की बात पुतिन ने नहीं मानी है। पुतिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने घंटे भर बात की, फोन पर अपनी बात समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पुतिन को ट्रंप रूस यूक्रेन संघर्ष विराम के लिए राजी नहीं कर सके। और तो और पुतिन ट्रंप की इस बातचीत के बाद रूस की ओर से यूक्रेन में हाल फिलहाल का सबसे बड़ा हमला हुआ। यूक्रेन एयरफोर्स ने कहा है कि रूस ने 550 ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया। रात भर चली रूस की एयर स्ट्राइक से यूक्रेन में रूस के एक साथ हमलों का नया रिकॉर्ड बना। इसके पहले एक साथ 537 ड्रोन हमलों से यूक्रेन के एयर डिफेंस को तोड़ने का रिकॉर्ड था। आप भी देखिए यूक्रेन पर रूस की एयर स्ट्राइक से वहां कैसे हालात बने। बीती रात यूक्रेन पर रूस का यह जोरदार हमला बता रहा है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में वही नहीं हो रहा जैसा डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। घंटे भर की फोन कॉल में ट्रंप ने पुतिन को यह प्रस्ताव दिया था कि फौरन रूस यूक्रेन संघर्ष विराम होना चाहिए, लेकिन पुतिन ने ट्रंप को स्पष्ट कहा कि यूक्रेन के साथ संघर्ष में रूस अपने सारे लक्ष्य पूरे करेगा। पुतिन की ओर से जोर देकर कहा गया कि रूस और यूक्रेन के साथ अपनी लड़ाई की जड़ को खत्म कर देगा, लेकिन पुतिन ने यह भी कहा कि यूक्रेन के साथ संघर्ष विराम के लिए राजनीतिक वार्ता जरूरी है। पुतिन ने ट्रंप से जो कहा वो बहुत अहमियत रखता है।
यूक्रेन के साथ लड़ाई की जड़ को खत्म करने की बात करने का मतलब आखिर है क्या? 2022 में यूक्रेन के नेटो में शामिल होने की संभावना के बीच में यूक्रेन के खिलाफ रूस युद्ध में कूदा था। नेटो में शामिल होने की यूक्रेन की मंशा को रूस ने अपने क्षेत्रीय प्रभाव को एक चुनौती के तौर पर लिया। यूक्रेन को रूस पर पश्चिमी ताकतों के हमले के लिए लॉन्च पैड बनाने की संभावना से रूस अलर्ट हुआ था। इसके अलावा रूस ने साल 2014 में यूक्रेन का हिस्सा रहे क्रीमिया को मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद रूस में मिला लिया था। रूस की हमेशा चाहत यह रही है कि यूक्रेन में रूस समर्थित सरकार रहे। पिछले 3 साल में खासकर अमेरिका में बाइडेन सरकार के वक्त तक पुतिन का यूरोप और अमेरिका ने पूरी तरह से बॉयकॉट किया। यहां तक कि रूस के साथ कच्चा तेल खरीदने वाले भारत जैसे देश पर भी यूरोप ने नाकाम दबाव डाला। अब जब पुतिन कह रहे हैं कि वो यूक्रेन के साथ लड़ाई को जड़ से मिटाएंगे, तो स्पष्ट है कि पुतिन को उनके इरादे से डिगा पाना संभव नहीं है। ट्रंप को पुतिन का यह कहना है कि संघर्ष विराम के लिए राजनीतिक वार्ता जरूरी है। यह संकेत भी साफ है कि पुतिन यूक्रेन के साथ अपने मसले पर किसी की दखल को बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। मैं ये भी आपको बता दूं कि रूस और यूक्रेन में डायरेक्ट बातचीत भी चल रही है। दूसरे राउंड की बातचीत के बाद रूस ने यूक्रेन के युद्धबंदियों को छोड़ा भी है। 2025 में ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन से दोबारा संपर्क बहाल किया। दोनों के बीच 6 बार फोन पर बातचीत हुई। 6ठी बार की बातचीत के बाद ट्रंप को यह समझ में आ गया होगा कि पुतिन उनके मुताबिक चलने वाले नहीं हैं। फोन कॉल में पुतिन के जवाब से ट्रंप की नाखुशी की वजह जानने की जरूरत है। ट्रंप ने अपने चुनाव कैंपेन में बार बार कहा कि अमेरिका को किसी युद्ध में फंसने की क्या जरूरत है। अपने ताजा बयान में उन्होंने कहा कि बाइडेन राष्ट्रपति थे, इसीलिए रूस यूक्रेन युद्ध हुआ था। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने का उनका दावा कामयाब होता दिख नहीं रहा है। देखिए ट्रंप कैसे युद्ध रुकवाने के दावे किया करते थे। अब प्रधानमंत्री मोदी की उस यात्रा का विश्लेषण करेंगे जिसने 7 समंदर पार सनातन की जय जयकार करवा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के दौरे पर त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे, जहां पर उनका जबरदस्त स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए त्रिनिदाद के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर अपने पूरे अमले के साथ एयरपोर्ट पर पहुंचे। उनके साथ 38 मंत्री और 4 सांसद मौजूद थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया और उन्हें एयरपोर्ट पर ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने वहां की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर को बिहार की बेटी बताया और उन्हें राम मंदिर का मॉडल और सरयू नदी के जल के साथ साथ संगम का जल भी भेंट किया, जो प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान भरा गया था। दिलचस्प बात यह है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए त्रिनिदाद से पवित्र जल और शिला भी भेजी गई थी। पीएम मोदी ने भारत से त्रिनिदाद और टोबैगो तक भारतीय समुदाय की यात्रा को साहस की मिसाल बताया और भारतीय मूल के लोगों के लिए कहा कि वो गंगा और यमुना को पीछे छोड़ाए, लेकिन अपने दिल में रामायण को साथ लेकर आए। It is my honor to bring a replica of Ram Mandir and some water. And water from the river Saryu in Ayodhya. सरयू जी और पवित्र संगम का ये जल आस्था का अमृत है। ये वो प्रवाहमान धारा है जो हमारे मूल्यों को, हमारे संस्कारों को हमेशा जीवंत रखती है। You all know that earlier this year, the world's largest spiritual gathering, the Mahakumbh, took place. I have the honor to carry water from the Mahakumbh also with me. वर्ष 1999 के बाद ये भारतीय प्रधानमंत्री की पहली त्रिनिदाद यात्रा है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग पहुंचे। भारतीय मूल के कलाकारों ने उनके स्वागत में पारंपरिक नृत्य किया। नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री भले ही पहली बार त्रिनिदाद के दौरे पर पहुंचे हैं, लेकिन वो इससे पहले भी त्रिनिदाद जा चुके हैं। तब वो न प्रधानमंत्री थे और न ही मुख्यमंत्री, और वो साल था साल 2000, जब नरेंद्र मोदी बीजेपी के महासचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अगस्त 2000 में
बीजेपी के महासचिव के नाते प्रधानमंत्री मोदी त्रिनिदाद और टोबैगो में विश्व हिंदू सम्मेलन में 1000 से ज्यादा प्रतिनिधियों की सभा में शामिल हुए थे। इस सम्मेलन में त्रिनिदाद और टोबैगो के 5वें प्रधानमंत्री वासुदेव पांडे, आरएसएस के तत्कालीन प्रमुख के.एस. सुदर्शन और अशोक सिंघल जैसे व्यक्ति मौजूद थे। इस दौरे पर उन्होंने अपनी 25 साल पुरानी यात्रा का भी जिक्र किया और कहा कि तब से अब तक हमारी दोस्ती और मजबूत हुई है। त्रिनिदाद और टोबैगो को लेकर यह दिलचस्प बात है, वहां पर बनारस, पटना, कोलकाता और दिल्ली नाम की सड़कें मौजूद हैं। वहां नवरात्रि, महाशिवरात्रि और जन्माष्टमी जैसे हिंदू त्योहार उत्साह और गर्व के साथ मनाए जाते हैं, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने कहा कि हमारे रिश्ते भौगोलिक सीमाओं और पीढ़ियों से परे हैं। प्रधानमंत्री कमला जी के पूर्वज बिहार के बक्सर में रहा करते थे। कमला जी स्वयं वहां जाकर भी आई है। लोग इन्हें बिहार की बेटी मानते हैं। People in India consider Prime Minister Kamala ji as the daughter of Bihar. यहाँ उपस्थित अनेक लोगों के पूर्वज बिहार से ही आए हैं। बिहार की विरासत भारत के साथ ही दुनिया का भी गौरव है। त्रिनिदाद में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत सत्कार में पूरी तरह सनातन संस्कृति की झलक दिखी। यहां तक कि उनके खान पान के तौर तरीके भी भारतीयता से ओतप्रोत नजर आए। प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने पीएम मोदी के लिए डिनर होस्ट किया, जिसकी तस्वीर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर की। पीएम मोदी के लिए एक बड़े और चौड़े पत्ते का इस्तेमाल किया गया, इस पर खाना परोसा गया। पीएम मोदी ने बताया कि ये सोहारी पत्ता है। त्रिनिदाद में त्योहारों और दूसरे खास मौकों पर अक्सर इस पत्ते पर भोजन परोसा जाता है। सोहारी पत्ता अपनी चौड़ाई और मजबूती की वजह से प्लेट का काम करता है। ये अदरक के परिवार से संबंधित है। ये पत्ते चावल, करी, चना या गर्म व्यंजनों को बिना टूटे या लीक हुए सहेज सकते हैं। सोहारी शब्द भोजपुरी भाषा का है, जिसका अर्थ है देवताओं के लिए भोजन। धीरे धीरे ये शब्द खाने में इस्तेमाल होने वाले पत्ते के लिए भी होने लगा। पत्ते में खाना परोसने की यह परंपरा सिर्फ थाली का विकल्प नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की जीवंत याद है, जिसे वहां भारतीय मूल के लोग खुद से जुड़े हुए हैं। खुद पीएम मोदी ने कहा कि यह पत्ता सिर्फ एक प्लेट नहीं, बल्कि दो संस्कृतियों को जोड़ने वाला एक सेतु है। यह एक सांस्कृतिक धरोहर है। संस्कृतियों के संबंध को और मजबूत करने के लिए पीएम ने ऐलान किया कि भारतीय मूल के लोगों की छठी पीढ़ी को भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि ओसीआई कार्ड दिया जाएगा। बात सिर्फ त्रिनिदाद और टोबैगो की नहीं है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, वहां रहने वाले भारतीयों या भारतीय मूल के लोगों को यह एहसास जरूर दिलाते हैं कि वो भी भारत के अपने हैं। भारत उन्हें भूला नहीं है। और पीएम मोदी का यही अंदाज वहां मौजूद भारतीयों को गर्व महसूस कराता है। उन्हें एहसास होता है कि वो एक महान देश और उसकी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। उनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं। आज आपको प्रधानमंत्री मोदी की 11 सालों की ये यात्राएं भी देखनी चाहिए, जिसमें उन्होंने हमेशा भारतीय समुदाय और भारतीय मूल के लोगों को गर्व का एहसास कराया है। Prime Minister Modi is the boss. The most loved one of all around the world. But I mean, this has really proven that he has been a major leader, and congratulations for that, Prime Minister. अब हम हिंदू धर्म की 3 सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं का विश्लेषण करेंगे। ये तीनों ही धार्मिक यात्राएं भगवान शिव के दर्शनों के लिए की जाती हैं। ये तीनों ही धार्मिक यात्राएं भक्तों की तपस्या, उनके संघर्ष और उनकी भक्ति की परीक्षा की तरह होती हैं। शिव भक्त जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में इस यात्रा को करते हैं और हर साल लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शनों के लिए इन धार्मिक यात्राओं पर जाते हैं। आज हम शिव दर्शन के अभिलाषियों की उन 3 धार्मिक यात्राओं की बात करेंगे, जिसमें खतरे भी हैं, चुनौतियां भी हैं और विवाद भी हैं।
इन 3 विशेष यात्राओं में पहली है अमरनाथ यात्रा, दूसरी है कैलाश मानसरोवर यात्रा और तीसरी है कांवड़ यात्रा। महादेव के हिम स्वरूप के दर्शनों के लिए श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं। कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों में मौजूद एक भव्य और दिव्य गुफा में बर्फ के शिवलिंग के तौर पर महादेव विराजमान है। इस यात्रा को बहुत संवेदनशील और खतरनाक माना जाता है क्योंकि अमरनाथ यात्रा हमेशा से आतंकियों के निशाने पर होती है। इस यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं पर कई बार आतंकी हमले हो चुके हैं। इसके अलावा श्रद्धालु इस मौसम में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भी जाते हैं। यात्रा श्रद्धालुओं की कठिन परीक्षा की तरह है क्योंकि इसे पूरा करने के लिए आपको तिब्बत जाना पड़ता है, जो कि इस वक्त चीन के कब्जे में है। यानी कि आपको यात्रा पूरी करने के लिए चीन की अनुमति लेकर शिव के घर कैलाश पर्वत तक जाना होता है। शिव दर्शन की तीसरी सबसे बड़ी आराधना है कांवड़ यात्रा, जो सावन के महीने में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में कांवड़ यात्रा इस्लामिक कट्टरवाद और राजनीति का एक विवादित खिलौना बनी हुई है। कांवड़ यात्रियों के अपमान से लेकर उनको अशुद्ध भोजन परोसे जाने तक इस यात्रा से जुड़े हुए सैकड़ों विवाद हैं। आज हम आपको हिंदू धर्म की इन तीनों ही यात्राओं से जुड़ी हुई बारीकी, हर विवाद और इसके खिलाफ होने वाली हर एक साजिश के बारे में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले हम आपको इन तीनों ही यात्राओं में सबसे कठिन, सबसे बड़ी और हर पल खतरे के साए में रहने वाली यात्रा अमरनाथ यात्रा के बारे में बताएंगे। इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए 3,30,000 श्रद्धालुओं ने यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। पिछले साल 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं त्रिनिदाद एवं टोबैगो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां की संसद को संबोधित कर रहे हैं। गोल्डन वर्ड्स ऑफ द स्पीकर्स चेयर फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया टू द पीपल ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। I feel a deep sense of emotion. That chair is not just a piece of furniture, but a powerful symbol of the friendship and trust between our two nations. The words expresses the bond that one democracy feels for another. आप सभी जानते हैं, भारतीयों के लिए डेमोक्रेसी सिर्फ एक पॉलिटिकल मॉडल भर नहीं है, हमारे लिए ये वे ऑफ लाइफ है, हमारी हजारों वर्षों की महान विरासत है। इस संसद में भी कई साथी ऐसे हैं जिनके पूर्वज बिहार से हैं। वो बिहार जो महाजनपदों यानी एंशियंट रिपब्लिक्स की भूमि है। इन इंडिया, डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल सिस्टम, फॉर अस it is a way of life. Your parliament also has some members whose forefathers were from the Indian state of Bihar, which is famous for centers like Vaishali. Friends, there is a natural warmth in the connection between our two countries. I must say, Indians are among the most passionate fans of the West Indies cricket team. We cheer for them with all our heart, except when they are playing against India. The relationship between our two countries is based on the foundation of centuries-old bonds. 180 years ago, the first Indians arrived on this land after a long and hard journey. Oceans away, the Indian beats blended beautifully with the Caribbean rhythm. Here, Bhojpuri found harmony with Creole.
dal puri made doubles, and tabla made the steel pan. Today, the people of Indian origin are proud bearers of the red, black, and white flag. From politics to poetry, cricket to commerce, calypso to chutney, they contribute to every field. They are an integral part of the vibrant diversity that you all respect. Together, you have built a nation that lives its motto, together we aspire, together we achieve. Friends, earlier today, Her Excellency, the President, graciously conferred upon me this country's highest national award. I accept it with humility on behalf of 1.4 billion Indians. Now, with immense gratitude, I dedicate it to the enduring friendship and the ancestral ties between our two nations. Friends, I'm delighted to so many women members in this House. Respect for women is deeply rooted in Indian culture. One of our important holy texts, the Skanda Purana, says, Dasaputro sama kanya, Dasaputran pravardhayan, Yat phalam labhate mratyam, Tat labhyam kanya ekaya. It means one daughter brings as much happiness as 10 sons. We are strengthening the hands of women to build a modern India. From space to sports, startups to science, education to enterprise, aviation to armed forces, they are leading India to a new future in various domains. Like you, we have our women who rose from humble beginnings to become our president. Two years ago, the Indian Parliament took a historic step, which decided to ensure a 33% reservation for women in Parliament and state assemblies. This assurance that is the coming generations, more and more women will decide the destiny and direction of the nation. Women leaders are also thriving at the grassroots in India.
around 1.5 million elected women, power local governor institutions. We are in an era of women-led development. This was also one of the important themes that we furthered during our G20 presidency. हम भारत में विमेन लेड डेवलपमेंट का एक नया मॉडल विकसित कर रहे हैं। अपनी G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भी इस मॉडल की सफलता को हमने पूरी दुनिया के सामने रखा है। Distinguished members, today India is the fastest growing major economy in the world. Every sector, every region, and every society is part of this growth story. India's growth is inclusive and people-centric. A recent report of the International Labour Organization notes that India's social security and welfare umbrella covers 950 million people. That is almost 1 billion people, which is a greater population than most countries in the world. Our vision for such inclusive growth does not stop at our borders. We see our development also as a responsibility towards others, and our priority will always be the global south. With the same spirit, we are deepening our relations with Trinidad and Tobago. Our trade will continue to grow. We will encourage our businesses to invest more in this country. Our development partnership will expand. Training capacity, building, and skill development will keep human development as its center. Health has been and will remain a key part of our partnership. Many Indian doctors and healthcare workers have been serving here with distinction. We are glad that you have decided to recognize Indian medical standards. This will ensure access to high-quality, affordable medicine for all. We also welcome your decision to adopt the UPI digital payment system. It is a major step forward. UPI has revolutionized digital payments in India. Powered by the platform, India has become the nation with the highest number of real-time digital payments in the world. Today, in India, even the mango sellers have QR code. If you try to pay them in cash, they will ask you to use UPI because they don't have the change. We are also keen to collaborate on other digital innovations. As India develops AI tools to foster growth and development in the global south, Trinidad and Tobago will be a priority nation for us.